नमस्कार दोस्तों, पर्यावरण की इस क्लास में मैं उमेश आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। और चूंकि आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये भूगोल विषय का एक चैप्टर है वायुमंडल। चूँकि आप देखते होंगे कि टेट और सुपर टेट और तमाम प्रकार के जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आज इस टॉपिक पे अपन चर्चा करें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का एक समूह होता है। वायुमंडल विभिन्न प्रकार के गैसों का एक समूह होता है जिसे हम वायुमंडल बोलते हैं। और ये गैसें जो मुख्यतः पाई जाती हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसें प्रमुख रूप से वायुमंडल में विद्यमान होती हैं। अब चूंकि जो वायुमंडल की विभिन्न प्रकार की परतें हैं, उन परतों को जानने से पहले हम चाहेंगे कि सबसे पहले हम जो वायुमंडल में गैसें पाई जाती हैं इनके विषय में चर्चा करें। तो उसके पहले एक चीज हम ये जानेंगे कि जो हमारे ये मंडल हैं, ये जो पृथ्वी है, ये तीन भागों पे डिवाइड है। पहला है जलमंडल, वायुमंडल और थलमंडल। ठीक है, ये जल हो गया, ये थल हो गया और ये वायु हो गया। और इसके बीच का जो भाग है इसको बोलते हैं जैवमंडल। यही जो जैवमंडल है यहीं पर जीवन पाया जाता है। तो जैवमंडल में ही ये सारी गैसें पाई जाती हैं। अब जानेंगे कि पृथ्वी के जो वायुमंडल हैं उनमें कौन कौन से मुख्यतः गैसें पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा जो पाई जाने वाली गैस है वो आपकी नाइट्रोजन है, जो कि 78.08% की मात्रा में सबसे ज्यादा हमारे पृथ्वी की वायुमंडल में पाई जाती है। क्योंकि एग्जाम में अमूमन क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी में किस गैस की मात्रा सबसे ज्यादा है, तो पहला होगा नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा है, या कभी कभी पूछ लेता है कि किस मात्रा में विद्यमान है, तो 78.08%। लेकिन एग्जाम में अमूमन पूछता है 78%, ऑप्शन में आएगा 78%, तो आप राउंड फिगर में उसको 78 ही मान के चलेंगे। दूसरा है ऑक्सीजन, जो कि वायुमंडल में 20.93% मात्रा में उपस्थित है। किंतु एग्जाम में जब ये क्वेश्चन पूछेगा तो राउंड फिगर में इसको 21% मान के चलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में होगा 21%। बाई दफे कभी ऐसा आ गया कि अगर पॉइंट में आ गया तो आपको याद होना चाहिए 20.93% वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है। तीसरा है आपका आर्गन। आर्गन की जो मात्रा है वो 0.93% है। इसके बाद आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा वायुमंडल में बेहद कम है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी मात्रा है 0.03%। इस प्रकार से हमने जाना कि वायुमंडल में, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें कौन कौन सी प्रमुख गैसें पाई जाती हैं। तो पहला नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 20.93 यानी राउंड फिगर में 21 बोलेंगे, आर्गन आपका हो गया 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो गया 0.03%। अब आप इसमें हम ये जानेंगे कि क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे कम मात्रा में पाई जाती है, इसका एक गुण यह होता है कि यह जो है वायुमंडल का एक भारी गैस है ना। तो ये पृथ्वी की सतह में पाई जाती है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये गैस जिम्मेदार होती है। अगर पूछे कि अक्रिय गैस कौन सी है, तो आर्गन जो 0.93% मात्रा में पाई जाती है यह अक्रिय गैस होती है। ऑक्सीजन जो होती है वह श्वसन क्रिया के लिए उपयोगी होती है, जैसा कि आप और हम हैं। तो इस पृथ्वी में जीवन तब संभव हुआ जब यहाँ पे ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है जिसकी मात्रा 20.93% है। इसको हम श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं और जब इसको रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हम इसको रिलीज करते हैं। इसके बाद है नाइट्रोजन। आप जानते हो कि हरे पेड़ पौधे जो है नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, किंतु नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रोजन के रूप में न करके नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे आते हैं। तो वायुमंडल के जो विभिन्न प्रकार के परत हैं, जो ये परतें हैं, ये गैसीय गुणों के कारण इनके परतों को 5 भागों में विभाजित किया गया है।
ठीक है। इनके जो गैसीय गुण होते हैं उनके हिसाब से इस परत को 5 भागों में बांटा गया। तो पहला आपका आता है क्षोभ मंडल। पहला जो आपका आता है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। इसमें अंग्रेजी नाम भी दिए हैं ट्रोपोस्फीयर। कभी कभी एग्जाम में इसका हिंदी नाम न पूछ करके अंग्रेजी नाम पूछता है, तो अपन गलती क्या करते हैं कि हम लोग अमूमन जो है हिंदी नाम रट लेते हैं और अंग्रेजी नाम को इग्नोर कर देते हैं। तो कभी कभी सीधे खड़ा क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्रोपोस्फीयर, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। अब 4 ऑप्शन दे दिया, ट्रोपोस्फीयर, संताप मंडल, मेसोस्फीयर, कुछ भी घुमा के दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी की सतह का सबसे जो नजदीक का मंडल है उसको हम क्षोभ मंडल बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको हम ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। जो ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल होता है, तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है वह जमीन की सतह से ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा में 18 किलोमीटर होती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे क्षोभ मंडल पाया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी इसकी औसत ऊंचाई पूछ लेता है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई क्या होती है। तो 12 से 16 किलोमीटर इसकी जो है औसत ऊंचाई होती है, इसकी क्षोभ मंडल की 12 से 16 किलोमीटर जो इसका औसत ऊंचाई है वो ये है। अमूमन कभी कभी औसत ऊंचाई ही मैक्सिमम पूछता है। तो आप ध्यान देंगे कि इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 12 से 16 किलोमीटर है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा भी इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। अब हम देखते हैं कि इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। चूंकि हमें जो इसकी परतें हैं इसको विशेष तौर पे ध्यान देके पढ़िएगा, चूंकि ये जो पूरा वायुमंडल है इससे अगर यूपी टेट में देखा जाए तो 3 या 4 क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं। सुपर टेट में देखा जाए तो 1 या 2 क्वेश्चन उससे भी आते हैं और तमाम इस प्रकार के कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनसे ये बहुतायत मात्रा में पूछा जाने वाला ये चैप्टर है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो हमने क्षोभ मंडल के बारे में जाना कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है और इसकी औसत ऊंचाई 12 से 16 किलोमीटर होती है। बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे इस बात को। इसके बाद इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि इसमें मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं। मौसम, इसमें मौसम संबंधी क्रियाएं होती हैं यानी मौसम से संबंधित या ठंडी, गर्मी, बरसात, ये जितने भी मौसम या ऋतुएं बदलती हैं यह सब क्षोभ मंडल की ही घटना है, यह सब क्षोभ मंडल में ही होता है। उसके बाद आंधी आना, तूफान आना और बादलों का बनना, बादलों का गरजना और बिजली कड़कना, ये सारी घटनाएं जो भी ये सब मौसम से रिलेटेड है, तो ये सारी एक्टिविटी क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद इसकी दूसरी और विशेषता क्या है, इसकी दूसरी विशेषता यह है कि जो चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने जाना, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि भारी गैस है तो इसकी सतह में कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाई जाती है अपेक्षाकृत अन्य मंडलों के हिसाब से। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि निचली परत में पाई जाती है। अब आप जानिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह ग्रीन हाउस प्रभाव, आपने सुना होगा, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए या ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये गैस जिम्मेवार होती है। और इसकी एक सबसे दूसरी विशेषता यह है कि सूर्य से आने वाली जो सूर्य की रोशनी है, किरणें हैं, उनको यह अवशोषित करती है, जिससे यहाँ का जो तापमान होता है पृथ्वी की सतह का वह जो है गर्म रहता है अपेक्षाकृत अन्य मंडलों के। ठीक, इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता यह है कि जैसे जैसे इसकी ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे इसके तापमान में कमी आती है, यानी 165 मीटर में एक डिग्री सेल्सियस इसका तापमान कम होता है। जैसे कि इसकी ऊंचाई 165 मीटर हम ऊंचा जाते हैं 1 डिग्री कम होता है, फिर 165 ऊपर जाते हैं तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इस प्रकार जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो इसके तापमान में कमी आती जाती है। तो यह एक इसकी एक विशेषता यह भी हो गई। इसके अलावा जो क्षोभ मंडल है इसकी जो ऊंचाई होती है वह गर्मियों में
बढ़ती है और सर्दियों में उसकी ऊंचाई कम हो जाती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई गर्मियों में, चूंकि गर्मियों के समय यहाँ की जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है, और जब हवा यहाँ की गर्म होती है तो गर्म होकर के ऊपर उठती है, और जब गर्म होकर के ऊपर उठती है तो कहेंगे कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है बढ़ गई। और सर्दियों के समय चूंकि हवा, यहाँ का वातावरण में नमी आ जाता है तो इसकी ऊंचाई धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यानी सर्दियों में इस मंडल की ऊंचाई घटती है और गर्मियों में इस मंडल की ऊंचाई बढ़ती है। ठीक, अब ये आपका कंप्लीट हुआ क्षोभ मंडल। यानी क्षोभ मंडल के विषय में आप सारी बातें जान गए। सबसे बड़ी घटना यहाँ मौसम का बदलना होता है। अब क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा मंडल है जहां पर मौसम परिवर्तित होते हैं, तो आप जानेंगे क्षोभ मंडल। बादल कहाँ बनते हैं? क्षोभ मंडल। बिजली कहाँ चमकती है? क्षोभ मंडल। तूफान कहाँ आते हैं? क्षोभ मंडल। यानी जितनी भी एक्टिविटी होती है इस प्रकृति में मौसम से रिलेटेड, वो सब कुछ जो है क्षोभ मंडल में ही होता है। आप बिल्कुल दिमाग में इस बात को बैठा लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं समताप मंडल। इसको अंग्रेजी में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी नाम भी अपन याद रखेंगे। अब समताप मंडल की जो ऊंचाई है वह लगभग जो है क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है वो 12 से 16 या ध्रुवों पर 8, इस पे 18 से जो 50 किलोमीटर का जो एरिया होता है वह जो है समताप मंडल कहलाता है। ठीक है, इनकी ऊंचाई को हमें याद करके रखना कि किसकी कितनी ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर के बीच की जो एरिया है उसको हम समताप मंडल बोलते हैं। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इससे अमूमन 2 या 3 क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते रहते हैं। जैसे कि समताप मंडल का एक सबसे आदर्श जगह माना जाता है वायुयान उड़ाने के लिए। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श जगह किस मंडल को माना जाता है, तो आप याद रखेंगे समताप मंडल को। ठीक है, समताप मंडल में हवाई जहाज बहुत आसानी से उड़ाया जा सकता है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि समताप मंडल में मौसम संबंधी किसी प्रकार की कोई क्रियाकलाप नहीं होता है। क्षोभ मंडल में आपके मौसम संबंधी घटना होती थी, पर समताप मंडल में मौसम से संबंधित किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होती है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर का नाम आपने कई बार सुना होगा। O3 बोल देंगे। ओजोन लेयर पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है जिसकी मोटाई लगभग 15 से 35 किलोमीटर की होती है। ओजोन लेयर पाई जाती है जिसकी ऊंचाई या जिसकी मोटाई बोलते हैं 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। ठीक है, O3 से दर्शाते हैं ओजोन को, और इसकी जो मोटाई है इस परत की वह 15 से 35 किलोमीटर के बीच होती है। अब ओजोन लेयर का काम क्या है? ओजोन लेयर हमारी धरती के लिए, हमारी पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक परत है। यह सूर्य से आने वाली या सूर्य के प्रकाश से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उनको अवशोषित करने का काम ओजोन लेयर करता है। अब जैसा कि अब आपने हाल ही में सुना होगा या अमूमन सुनते ही आ रहे होंगे कि ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? पतली होती जा रही है। तो ओजोन लेयर पतली होती जा रही है जिससे हो क्या रहा है कि जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें हैं वह जो उनको क्रॉस करके कुछ मात्रा में धरती तक भी आने लगी हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ओजोन लेयर का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये ओजोन लेयर पतली क्यों हो गई? धरती से विभिन्न प्रकार की ऐसी गैसें निकलती हैं जिसको CFC गैस बोलते हैं। CFC गैसें होती हैं। इसका ये जो CFC है इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। अमूमन एग्जाम में पूछता है कि CFC का पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम है पूरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है CFC का। और ये CFC गैसें कर क्या रही हैं कि ओजोन लेयर को धीरे धीरे पतला कर रही हैं, उसमें छेद कर रही हैं। ठीक, तो 16 सितंबर को एक क्वेश्चन और आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाया जाता है।
अब देखिए इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। समताप मंडल जिसकी ऊंचाई लगभग पृथ्वी की सतह से आप मान लीजिए 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है, यानी 18 से 50 किलोमीटर के बीच का जो एरिया होता है वह समताप मंडल होता है। समताप मंडल वायुयान उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल माना गया है। समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई क्रिया नहीं होती हैं। तीसरी चीज, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जिसकी मोटाई 15 से 35 किलोमीटर होती है। ओजोन लेयर का जो काम है वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करता है, जिससे कि पृथ्वी में होने वाली विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों से हमें निजात मिलती है। कैंसर संबंधी अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा धरती तक आ गई तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं या जो मानव है उस पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से लोग ग्रसित होंगे। त्वचा जैसे कैंसर लोगों के अंदर आएंगे तो ओजोन लेयर हमारे लिए एक प्रकार से एक छतरी का काम करता है, ठीक है ना। तो ओजोन लेयर जिसकी ऊंचाई 15 से 35 किलोमीटर है और इसको डैमेज करने का काम कर रहा है CFC गैसें, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो पृथ्वी से उत्सर्जित होती हैं वो कहीं ना कहीं जो हमारी ओजोन लेयर हैं उनको पतला कर रही हैं या उनमें छेद कर रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इसमें क्वेश्चन आता है। और एक आता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि उस दिन लोग जो है ये संकल्प लें कि हमें अपने जो ओजोन लेयर है उसको बचाना है। इसलिए विशेष दिवस जो मनाए जाते हैं वो पर्टिकुलर किसी मुद्दे को लेकर या किसी चीज को लेकर के वो दिवस मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्षोभ मंडल और समताप मंडल हो गया। इसके बाद हम आते हैं मध्य मंडल, ठीक है। एक चीज और है, ये जो मध्य मंडल है ये बीच का भाग है। मध्य मंडल के नीचे 2 मंडल, मध्य मंडल के ऊपर 2 मंडल। नीचे कौन से हैं, क्षोभ और समताप, ऊपर है आयन और बाह्य मंडल। अब अपन पढ़ते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल में ज्यादा कुछ मध्य मंडल से क्वेश्चन आते नहीं हैं, पर अमूमन 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पुटअप होता है वह यह है, मध्य मंडल में सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई जानते हैं। 50 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर के बीच का जो वायुमंडल का जो एरिया होता है या जो परत होती है उसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। लगभग आपका 30 किलोमीटर का जो एरिया है, बीच का जो मोटी परत है, इसको हम मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन पुटअप होता है, जो मध्य मंडल का ऊपरी हिस्सा होता है इसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी वायुमंडल की सभी परतों में मध्य मंडल सबसे ठंडी परत होती है, ठीक है। इसका यहाँ का जो तापमान होता है वो -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अलावा यहाँ पे उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। उल्का संबंधी घटनाएं, अब उल्का संबंधी घटनाएं जिसे आप अमूमन गांव की भाषा में बोल देते हैं टूटता तारा। अमूमन लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि टूटता तारा है, पर जो तारे होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं तो उनके टूटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। होता क्या है कि हमारे अंतरिक्ष में ऐसे बहुत से छोटे छोटे पत्थर हैं जो तैरते रहते हैं और कभी भूले भटके वो पृथ्वी की ओर आने लगते हैं। जैसे पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर वो प्रवेश करते हैं वैसे पृथ्वी की ओर खींचे चले आते हैं। तो घर्षण की वजह से ये मध्य मंडल तक आते आते जलकर नष्ट हो जाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं उल्का संबंधी घटना, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन आएगा कि उल्का संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं, तो आप बताएंगे मध्य मंडल में उल्का संबंधी घटनाएं होती हैं। अगर पूछता है कि मध्य मंडल के ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है तो आप बताएंगे -100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका यह मध्य मंडल भी समाप्त हुआ। अब मध्य मंडल के बाद आते हैं आयन मंडल। आयन मंडल जिसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर होती है, इस बीच के भाग को हम आयन मंडल बोलते हैं। अब आयन मंडल की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि जो यहाँ का वातावरण होता है यह आयनिक होता है। यहाँ इसमें आयनिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है ना। आयनिक होता है, आयनिक यानी प्लस माइनस आयनिक गुण होता है इसमें। तो पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे छोड़ी जाती हैं वह सीधे जाकर के आयन मंडल से टकराकर पुनः धरती में वापस आती हैं।
आयन मंडल से ही टकरा करके वापस आती है। स्पेशली जो रेडियो तरंगे यहाँ से भेजी जाती हैं वह आयन मंडल से टकरा करके पुनः वापस पृथ्वी में आती हैं। तो ऐसी घटना आयन मंडल में ही होती है, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो वायुमंडल है, उसमें जो है आयनिक गुण होता है। ठीक, इसके बाद हम अपने लास्ट वायुमंडल के सबसे लास्ट परत में आते हैं, जिसको बोलते हैं बाह्य मंडल। इसको बोलते हैं बाह्य मंडल और इसको बहिर्मंडल भी बोलते हैं। बाह्य मंडल या बहिर्मंडल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एक्सोस्फीयर। इसकी जो ऊंचाई मानी गई है वो लगभग 640 किलोमीटर से अनंत मानी गई है। चूंकि जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि यह बाह्य मंडल है, बहिर्मंडल भी बोलते हैं इसको, तो इसका कोई निश्चित माप नहीं है। 640 किलोमीटर के पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर की ऊंचाई से जितना एरिया है, यानी अनंत कह सकते हैं, ब्रह्मांड कह सकते हैं, यानी इसकी जो ऊंचाई है वो अनंत है, उसकी कोई माप नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें पाई जाती हैं। और वायुमंडल में जो हम लोग यहाँ से सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ी जाती हैं वो वायुमंडल में ही स्थापित की जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने वायुमंडल से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके संदर्भ में हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में भी आया होगा। एक मेरे द्वारा छोटा सा प्रयास था जो किया गया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो या जो मेरे द्वारा बताया गया है वो आपको समझ में आया हो तो उसमें कमेंट जरूर करिएगा, ताकि कुछ सुधार किया जा सके। मान लीजिए कोई गलती रह गई हो या कुछ हमारे वीडियो में कुछ कमियां रह गई हों, तो उसमें आगे चल के हम जो है और ज़्यादा सुधार करने का प्रयास करेंगे। ओके, धन्यवाद।